नमस्कार, मैं हूं तुलिका सिंह। आईबीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी भारत न जाने की सलाह, पाकिस्तान, सीरिया, यमन की श्रेणी में डाला। कोरोना संक्रमण की मिलेगी नई कार्ड, सुर्खियों में है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी, भारत रूस के बीच बातचीत जारी। चीन की चालबाजी फिर आई सामने, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को किया ऐलान, चीन ने पहले ही अपने लोगों को दे दी थी वैक्सीन। जेईई नीट पर शिक्षा मंत्री निशंक का बड़ा बयान, परीक्षा का आयोजन चाहते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट, सोशल डिस्टेंसिंग के बताए नियम। केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस, लोकल ट्रेन, मेट्रो, ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल खोलने पर हो रहा है विचार। यूपी में राजनीतिक पार्टियों की ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर, वोट बैंक को साधने की जुगत में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया योगी का विवादित पोस्टर। मुख्यमंत्री शिवराज ने शहीद मनीष कारपेंटर को दी श्रद्धांजलि, परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और एक सदस्य को नौकरी। कश्मीर के बारामूला के सलोसा में आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके हुए महसूस, 4.1 रिक्टर स्केल रही तीव्रता, किसी के जान माल के नुकसान की नहीं कोई खबर। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदला, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पूर्व यूपी से लेकर पश्चिम यूपी तक कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। अमेरिका ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है और भारत को पाकिस्तान, सीरिया के साथ यात्रा के लिए अति गंभीर श्रेणी में भी डाल दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत अमेरिका की दोस्ती भले ही नए आयाम कायम कर रही हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों को भारत न आने की सलाह दी है। अमेरिका ने इस एडवाइजरी के लिए स्पष्ट वजह नहीं बताई है, लेकिन इस तरह की सलाह सिर्फ आतंकवाद, गृह युद्ध, संगठित अपराध और महामारी जैसे कारणों से ही दी जाती है। अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए टेस्टिंग निर्धारित की है, जिसे खराब मानी जाती है। इसी रेटिंग में अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन जैसे देशों को रखा हुआ है। भारत के लिए इस एडवाइजरी का कारण बढ़ते कोरोना के केस बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन ने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि कोरोना के अलावा भारत में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है। इस एडवाइजरी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और उग्रवाद को भी यात्रा न करने के कारणों में शामिल किया गया है। हालांकि इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी संघ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वह अमेरिका सरकार से ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डाले। फेथ ने कहा है कि सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर उठाए ताकि देश के बारे में बन रही नकारात्मक छवि को रोका जा सके। संगठन ने कहा कि इस समय पर्यटन उद्योग कोरोना महामारी की वजह से गंभीर संकट से गुजर रहा है और जल्द ही भारत में यह उद्योग फिर से अपने आप को शुरू करने जा रहा है। 23 अगस्त को जारी इस ट्रैवल एडवाइजरी में भारत के अलावा पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और इराक जैसे हिंसा प्रभावित देशों को शामिल किया गया है। संगठन के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते इतने अच्छे होने के बावजूद इस तरह का कदम समझ से बाहर है। संगठन ने बताया कि अमेरिकी नागरिक दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा भारत में ही समय बिताना पसंद करते हैं। अमेरिका से आने वाले पर्यटक अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा समय तक भारत में रहते हैं। अमेरिकी पर्यटक जहां 29 दिन तक रहता है, वहीं अन्य देशों के लोग 22 दिनों तक रहते हैं। इस एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि भारत कोरोना के मामले बढ़ने पर एयरपोर्ट और देश की सीमा को बंद कर सकता है। ऐसे में फिलहाल वहां जाने से परहेज करें। अमेरिका के विदेश विभाग ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं जाने के लिए चेतावनी जारी की है। स्पेशल डेस्क, आईबीएन भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी प्रिया बाजपेयी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
रूस द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत और रूस के बीच चर्चा चल रही है। इस बात की जानकारी भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई है। देखें एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि जहां तक स्पुतनिक वी वैक्सीन का संबंध है, भारत और रूस बातचीत कर रहे हैं और अभी तक कुछ शुरुआती जानकारी ही साझा की गई है। बता दें, इस वैक्सीन को गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर तैयार किया है। आखिर स्पुतनिक वी पर क्यों हो रही है चर्चा, तो आपको बता दें, दिमित्र ने कहा है कि लैटिन अमेरिका, रशिया, मध्य पूर्व के कई राष्ट्र रूसी वैक्सीन का उत्पादन करने में रुचि रखते हैं। वैक्सीन का उत्पादन एक बेहद जरूरी विषय है। अभी हम भारत के साथ साझेदारी पर विचार कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि वे गैमलिया वैक्सीन के उत्पादन में सक्षम है और यह कहना जरूरी है कि इस वैक्सीन उत्पादन को लेकर साझेदारियां हमें इसकी मांग आपूर्ति करने में मदद करेंगी। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन ने 1 महीने पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन दे दी थी। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को खुलासा किया था कि वह 22 जुलाई से ही अपने लोगों को वैक्सीन की डोज दे रहे हैं। देखें एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने ये नहीं बताया कि चीन में क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम फेज में पहुंची 4 वैक्सीन में से वो लोगों को कौन सी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आयोग ने ये भी दावा किया कि लोगों को वैक्सीन दिए जाने पर उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चीन के NSC के निर्देशक ने कहा कि वैक्सीन को शुरुआती चरण में अभी इमिग्रेशन अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ को दिया गया है। उन्होंने इस पर तर्क दिया कि चीन में अब कोरोना वायरस के मामले विदेशों से आ रहे हैं, इसलिए इमिग्रेशन अधिकारियों को वैक्सीन देना जरूरी था, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना संक्रमितों मरीजों का इलाज कर रहे हैं। की तुलना में चीन ने 3 हफ्ते पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन की डोज देना शुरू कर दिया था। लेकिन दोनों वैक्सीन में समानता ये है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान दोनों वैक्सीन ने मानकों को साबित नहीं किया। अब पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने और इंसानी जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही है। तब चीन की इस चालबाजी ने फिर उसके असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें, इस महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया था कि उनके देश ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी भी दे दी है। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। जेईई और नीट परीक्षा को करवाए जाने को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अब इसमें कई सियासी हस्तियां भी कूद पड़ी हैं। इस पर केंद्र शिक्षा मंत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और क्या कुछ उन्होंने कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि परीक्षा के आयोजन के लिए पेरेंट्स और छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं। लोग चाहते हैं कि परीक्षा करवाई जाए। आपको बता दें कि IIT में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा, JEE और मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अगले महीने आयोजित की जानी है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट, JEE की परीक्षाओं को टालने की मांग कई राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। DD न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि JEE की परीक्षा में शामिल होने वाले 80% स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं। हमारे ऊपर लगातार इस बात का प्रेशर है कि हम परीक्षा करवाएं। छात्र चिंतित हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिर कब तक वे इसके लिए पढ़ाई करते रहेंगे। निशंक ने कहा कि JEE के लिए पंजीकृत 8.58 लाख छात्रों में से 7.25 लाख उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए हैं। हम छात्रों के साथ हैं। उनकी सुरक्षा पहले हो, फिर उनकी शिक्षा। वहीं स्कूलों को खोले जाने को लेकर निशंक ने कहा है कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दिए गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को कम करने के लिए छात्रों को मास्क पहनना होगा, हैंड ग्लव्स पहनना होगा और अपनी खुद की पानी की बोतल भी लानी होगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम बताए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र, फैकल्टी और स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। छात्रों का, फैकल्टी मेंबर और स्टाफ का परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जांच की जाएगी। जिन छात्रों का तापमान
37.4 से कम होगा उसी को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति होगी। जिनको बुखार या तापमान ज्यादा होगा उनके लिए एक अलग कमरे का इंतजाम किया जाएगा जिसमें बैठकर वो परीक्षा दे सकेंगे। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश में कोरोना वायरस का असर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण अनलॉक 4 में सरकार द्वारा क्या खोला जाएगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। जानिए इस रिपोर्ट में आखिर क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से स्कूल कॉलेज खोले जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई। एक अधिकारी के अनुसार तत्काल स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, लेकिन इस पर गहरा विचार चल रहा है कि विश्वविद्यालय, IITs और IIM जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं। दूसरी ओर राज्यों में स्कूल खोले जाने को लेकर बच्चों के अभिभावक उतने तैयार नजर नहीं आ रहे। सर्वे में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि अगर स्कूल खोल भी दिए गए तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के मूड में नहीं है। बहरहाल स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है, जब तक कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हो जाएगा तब तक वो स्कूल नहीं खोलेंगे। वहीं झारखंड, बिहार में भी स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं। झारखंड, बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारों ने स्कूल खोले जाने को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना संकट को लेकर स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। फिलहाल अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अनलॉक 4 को लेकर क्या है सरकार की तैयारी, अधिकारियों ने बताया। 1 सितंबर से शुरू हो रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण में अनलॉक 4 में सरकार द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाएं खोलने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी भविष्य के लिए बंद है। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। देश और दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ राज्यों से आज। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक साधने में जुट गई हैं और उसमें भी ब्राह्मण वोट बैंक के लिए सारे राजनीतिक दल अपने आप को ब्राह्मण हितैषी बताने में लगे हुए हैं और ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर सोशल वॉर के बाद अब पोस्टर वॉर पर उतर आए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए सारे राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का अंदाजा बखूबी है कि ब्राह्मण वर्ग जिसके साथ जाएगा यूपी की सत्ता की चाबी उसी के हाथ लगेगी। और शायद यही वजह है कि सभी दल अपने आप को ब्राह्मण हितैषी साबित करने की हर जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अब सोशल वॉर के बाद पोस्टर वॉर पर उतर आई हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के दारुल सफा की दीवारों पर समाजवादी छात्र सभा के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित पोस्टर लगाया। पोस्टर में योगी ब्राह्मणों के ऊपर फरसा ताने खड़े हैं, जबकि अखिलेश यादव को मुकुट पहनाकर उन्हें बचाने वाला दर्शाया गया है। पोस्टर में भगवान परशुराम का चित्र भी दर्शाया गया। इतना ही नहीं, पोस्टर में किनारे पर एक कार्टून बनाया गया है जिसमें सफेद कोट पहने व्यक्ति मरीज का इलाज कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में सीएम योगी की तस्वीर लगाई गई है। इसके ऊपर कोविड महामारी की आड़ में धन की उगाही स्लोगन लिखा गया है। और यही नहीं, फरसा लिए योगी के पीछे केशव मौर्य और जेपी नड्डा की तस्वीर भी लगाई गई है, जबकि नीचे लिखा है, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, न भ्रष्टाचार न अत्याचार, अब की बार अखिलेश सरकार। न्यूज डेस्क IBN भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के 3CME सेंटर में राजगढ़ के शहीद मनीष कारपेंटर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया। देखिए एक रिपोर्ट। शहीद मनीष का पार्थिव शव उनके गृह नगर खुजनेर पहुंच गया। यहां पर मनीष को अंतिम विदाई के लिए हजारों लोग एकत्र हुए। सीएम ने कहा कि शहीद मनीष कारपेंटर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। राजगढ़ जिले के खुजनेर के रहने वाले जवान मनीष कारपेंटर
कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। मनीष सुदर्शन चक्र कोर में थे और इन दिनों बारामूला में पदस्थ थे। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ की घटना बारामूला के क्रीरी इलाके में स्थित सलोसा में हुई थी, जहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मुठभेड़ में मनीष कारपेंटर घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। एनकाउंटर में एक अज्ञात आतंकी भी मारा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। मध्य प्रदेश को अपने वीर सपूत पर गर्व है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेंट की जाएगी। उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उपयुक्त संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और परिवार में आश्रित को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। ये परिवार से चर्चा करने के बाद जैसा परिवार तय करेगा वैसा करेंगे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है वह अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए तो हम दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सम्मान निधि का कितनी राशि का कुछ 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि अच्छा उनके परिजनों को उनको परिवार को दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल में भूकंप के झटके सेक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 4.1 बताई गई है। फिलहाल इन झटकों में किसी के आहत होने या जान माल के नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के बहारनपुर में से कुछ किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके देर रात करीब 1:30 बजे आए। सेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 रही थी। वहीं हाल ही में 23 अगस्त को महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। गौरतलब है कि 2020 में कम तीव्रता के कई भूकंप आने की वजह से किसी बड़ी अनहोनी होने के भी कयास लग रहे हैं, लेकिन भूविज्ञानिकों की इस विषय को लेकर अब तक अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। बिहार से सटे यूपी के जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। देखिए एक रिपोर्ट। अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 26 अगस्त को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिणी हिस्से में वे जिले आते हैं जिनका सीमा मध्य प्रदेश से लगता है, यानी बुंदेलखंड के जिले झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा। कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 27 अगस्त के लिए पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। 28 अगस्त को इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। 29 अगस्त को इसकी क्षमता और कम हो जाएगी, यानी बारिश का सिलसिला और कम हो जाएगा। मंगलवार को प्रदेश के 2 जिलों को छोड़कर बाकी कहीं भी बारिश नहीं दर्ज की गई। इन 2 जिलों में भी बहुत मामूली बारिश दर्ज की गई। यहां तक कि 1 मिलीमीटर बरसात भी नहीं दर्ज की गई। 1 मिलीमीटर बारिश इटावा में दर्ज की गई, जबकि मेरठ में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा प्रदेश के किसी भी शहर में बारिश नहीं दर्ज की गई। तेज धूप के साथ साथ बीच बीच में बादलों की आवाजाही जारी रही। मध्य यूपी, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिलों में आज भी मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी। हालांकि बीच बीच में बादलों की आवाजाही हो सकती है। बहुत संभव है कि देर रात तक लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदल जाए। स्पेशल डेस्क IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।